साथियों नमस्कार। साथियों आप लाइव देख रहे हो कपिल फौजी भाई के साथ में। साथियों लाइव आने का मेरा मकसद है कि 32 लाख पूर्व सैनिकों तक उनके हकों की आवाज पहुंच जाए कि आने वाले समय में 23 जुलाई को पंजाब के सबका सैनिक देश भर के पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। ये बात आप लोगों तक तो पूछ भी गई है, नहीं पूछी है तो भाई इसमें साथ दो मेरा, और हर एक पूर्व सैनिक तक ये आवाज पूछनी चाहिए। क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, या किसी स्टेट के पूर्व सैनिकों के लिए नहीं हो रहा। ये 32 लाख पूर्व सैनिकों के जायज हकों के लिए हो रहा, और ये जायज हक संवैधानिक है। ऐसा नहीं है कि ये हक जो है ये नाजायज है, नहीं, बिल्कुल जायज है। अभी तक मेरा साथ दिया है पूर्व सैनिकों ने कि हमने सिर्फ 2 दिन में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक के पूर्व सैनिकों तक ये सूचना पहुंचाने में हम कामयाब भी रहे हैं कि 23 जुलाई से आंदोलन शुरू हो रहा है, और उस दिन जनसभा भी होगी। तो 12 बजे के करीब संसद भवन घेराव भी होगा। और ये मैंने कल भी बताया था कि ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। ये एक मजबूरी है पूर्व सैनिकों की, क्योंकि पूर्व सैनिक अनुशासन में बंधे हुए व्यक्ति है। अगर वो अनुशासन से बाहर जा रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि जो केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी किस तरह की तानाशाही रवैया अपना रही है, या तानाशाह बनी हुई है कि पूर्व सैनिकों को वो मजबूर कर रही है कि वो संसद भवन की तरफ जाएं, अपनी लोकतांत्रिक आवाज को, अपने संवैधानिक आवाज को, अपने हकों को उठाने के लिए। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, चारों तरफ ने हमारे पूर्व सैनिक, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबके मुंह से, और एक तरफ जो पूर्व सैनिकों का जायज हक है उसको वो दे नहीं, एक तरह से डकार मार रहे हैं। तो अब मजबूरी बन गई। तो साथियों अब सबसे बड़ा इसके अंदर क्या क्या मांग रहे हैं पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से, और जो मांग पत्र है उसमें क्या क्या डिमांडें हैं। तो साथियों वो भी मांग पत्र आ गया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, नायक हरपाल जी का। इसमें 16 मांगे हैं जो पूर्व सैनिकों से संबंधित हैं। अब मैं 16 की 16 मांगे आप लोगों के सामने रखूंगा। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो चलेगा। अब किसी भाई को काम है या कहीं आना जाना है, या किसी को ताश खेलने है, किसी को हुक्का पीना है, या किसी को चुगली चाटी करनी है, तो वो वीडियो को छोड़ सकता है। और जिसको अपने हकों से प्यार है, जिसको अपने संवैधानिक मांगों से प्यार है, वो बने रहिए, क्योंकि ये लंबा वीडियो होगा। 16 मांगे मैं 2 मिनट में तो बता नहीं सकता कंप्यूटर बन के, तो इसके लिए मेरे को समय तो चाहिए। इसके साथ में ही मैं एक बार जितने भाई जुड़ गए हैं लाइव में, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। अजीत सिंह जी जय हिंद बोल रहे हैं, चंद्रा भूषण पांडे जी जय हिंद बोल रहे हैं, भाई श्री कंतु जी भी राम राम बोल रहे हैं, राकेश कुमार भी भाई जय हिंद बोल रहे हैं, चंद्रा भूषण पांडे भी भाई जय हिंद बोल रहे हैं, गगन धरम नायर थाला पपली जी भी नमस्कार बोल रहे हैं, मनीष राज सिंह जी सत श्री अकाल बोल रहे हैं, राजू बीपी सिंह जी नमस्कार बोल रहे हैं, सबू जोस्पे भी भाई नमस्कार बोल रहे हैं। सर मेरा 8वें पे कमीशन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। संग्राम कुमार जी भी भाई जय हिंद बोल रहे हैं, गोविंद प्रसाद भी भाई जय हिंद बोल रहे हैं, सोनांगी बावरी जी भी जय बोल रहे हैं, गुरुचंद सिंह जी भी सत श्री अकाल बोल रहे हैं, महेंद्रा सिंह जी सत श्री अकाल बोल रहे हैं, विपिन कुमार जी नमस्कार बोल रहे हैं, सौरभवीर सिंह जी नमस्कार बोल रहे हैं, अमृतचंद यादव जी नमस्कार बोल रहे हैं, जंग सिंह जी सत श्री अकाल बोल रहे हैं, जगदीश एस जी भी भाई सत श्री अकाल, राजेंद्र कुमार जी राम राम, पद्मा वन जी नायर भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए। मैं अपना ये शुरू करता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और साथियों मेरा साथ भी देना, इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये हमारे पूर्व सैनिकों के पास में चले जाओ। क्योंकि देखो, मेरा तो एक कर्तव्य है कि भाई जब हमारे पूर्व सैनिक आंदोलन करने जा रहे हैं तो मैं उनकी कैसे मदद कर सकूं, मेरा कर्तव्य। क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें मेरी भी मांगे हैं, कुछ बेनिफिट मेरे को भी होगा, आत्मसम्मान मेरे को भी मिलेगा, सम्मान मेरे को भी मिलेगा। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि ऐसी जो न्यूज आ रही हैं तो वो आप दूसरे पूर्व सैनिकों तक पहुंचाए? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? अपना नैतिक कर्तव्य तो करो। एक एक वो भी व्यक्ति है पंजाब के, सबका सैनिक है, पूर्व सैनिक है, जो देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए 1600 किलोमीटर दूर से चल के दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। संसद भवन की तरफ जाएंगे तो बैरिकेड भी लगेंगे, हो सकता है लाठी चार्ज भी हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तब भी देखो उनकी हिम्मत, पिछले 18 सालों से वो संघर्ष कर रहे। आज हमने उनका साथ देना है, हमने उनका हाथ मजबूत करना है। आज हमारे पास में ये नहीं है कि उस पर्सन को उठा दे, उस पर्सन को उठा दे, और उसके अलावा कोई संस्था है भी नहीं कि आप लोगों की आवाज को वहां तक उठा दे। और जब भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी दिल्ली में पहुंची है तो कुछ ना कुछ लेके आई है। अब उस समय मैं बताऊं कि 2015 में जब मेजर जनरल सतवीर का धरना प्रदर्शन चल रहा था, तब इन्होंने ही जाके वहां 13 दिन की भूख हड़ताल करी थी, और परमेश्वर को ORP भी मिली थी, टेबल भी चेंज हुई थी, पर ORP 2 से परमेश्वर को बाहर कर दिया गया। क्योंकि उस समय यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और 1 साल का पहले आंदोलन हो गया, और इससे बीच में पता नहीं कितने आंदोलन हो गए। CSD ECHH में पता नहीं कितने सुधार हुए हैं। पहले आपको कितनी गाड़ियां मिलती थी, आज आप हर साल में गाड़ी 8 साल के बाद में गाड़ी ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, चलो मैं इस लेटर को शुरू करता हूं। ये जो लेटर है ये 8/7/2025 को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के पास में भेजा गया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से। विषय, पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग संबंधी मांग पत्र। इनकी एक ही मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, जिनके पास में हमारी पूरी मांगे चली जाए। चाहे वो मान लो सबका कमेटी ने कोई मांग छोड़ भी दी है तो दूसरा संगठन भी उस कमेटी के पास में जाके अपना प्रेजेंटेशन दे, उनको समझाए कि ये हमारी जायज मांगे। देखो, ये मैं इनकी तारीफ करता हूं सबका कमेटी की, कि ये हमेशा ये नहीं कहते कि हम महान हैं या हम बड़े हैं या हम ही बुद्धि वाले हैं, मतलब बुद्धि जीव हैं। जैसे गोल टोपी लगा के तीसरे दिन बोल देता है हमारे अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि जीव हैं। नहीं, सबका कमेटी ने कभी भी स्वघोषित बुद्धिजीव नहीं कहा। सबका कमेटी ये कहती कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए और उसके अंदर मांगे जाए, और मांग रखने वाले भी देश भर की संस्थाओं के पदाधिकारी हों। मतलब वाक्य में इनकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। श्रीमान जी, निवेदन है कि हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले 16 सालों से जवानों के हकों के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके लिए हम जंतर मंतर पर 10 दिन की भूख हड़ताल और रामलीला मैदान में 11 दिन की भूख हड़ताल सहित 2 बार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन और 1 बार पाकिस्तान से आने वाली संभावना बस को रोककर प्रदर्शन, जंतर मंतर पर जहर पीकर सुसाइड करने तथा ब्यास रेलवे स्टेशन पर 2013 में 5 घंटे का रेल रोको प्रदर्शन, 25 नवंबर 2023 को शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे का रेल रोको कर चुके तथा 20 फरवरी 2023 से 23 मार्च 2024 तक जंतर मंतर पर 1 साल 1 महीना 3 दिन का निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सहित जंतर मंतर तथा इंडिया गेट आदि में दर्जनों बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इन्होंने बताया कि अभी तक हमने कितना संघर्ष किया, और 1 साल का आंदोलन तो अभी हुआ है। आप सबको मालूम है कि उसमें कुछ सरकारी दलाल घुस गए थे, सरकारी दलालों ने उस आंदोलन को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर भी लगा, तोड़ भी गई। ऐसा नहीं है, कुछ 17 लाख रुपए भी लेके भाग गए, वो सबके सामने है। आज ये बताने की जरूरत नहीं और इन बातों में को दोहराने की भी जरूरत नहीं है। चलो मैं सॉरी मांगता हूं कि मैंने ये बात फिर दोहरा दी, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक विश्वासघात हुआ है जो 32 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में हुआ, और एक ऐसा गांव है जो भरते नहीं भर रहा, क्योंकि गोल टोपी वालों ने कुछ संघ के, आप समझदार हो, संघ के जो फालतू आदमी हैं वो भी उस आंदोलन में घुसे, और उन्होंने पहली डिमांड है इनकी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाना। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों की मांग है कि केंद्र सरकार जवानों के साथ हुए भेदभाव तथा पेंशन विसंगतियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी 3 महीने के लिए गठित करे और उस कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करे।
श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों की इस मांग को लेकर केंद्र सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक ये दबाव नहीं डाल रहे कि हमारी यह मांग पूरी कर दीजिए, बल्कि वह इतनी सी बात कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी सभी मांगों का अध्ययन करे और जो मांगे जायज हैं उनकी केंद्र सरकार को सिफारिश करे और केंद्र सरकार उन सिफारिशों को लागू करे। मोदी, आप एक बार नीचे की विस्तृत जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े ताकि आप समझ सके कि केंद्र सरकार के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। जिन सैनिकों के नाम पर राजनीति की जा रही है और जिन सैनिकों को भारी लाभ देने के बड़े बड़े दावे करके देशवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, वास्तव में उनके साथ कैसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, विस्तृत जानकारी नीचे पढ़े। पहली डिमांड है 8वां पे कमीशन। मध्य भारतीय सेनाओं में 97% गिनती जवानों की है और 3% गिनती ऑफिसर की है, लेकिन अफसोस की देश आजाद होने से लेकर अभी तक बने पे कमीशनों में या एक्सपर्ट कमेटियों में 97% गिनती वाले जवानों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया, जबकि 3% गिनती वाले ऑफिसर को ही पे कमीशनों तथा एक्सपर्ट कमेटियों में प्रतिनिधि नियुक्त किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त मांग है ये, बहुत जबरदस्त मांग, जिसके कारण 97% जवानों के पक्ष कभी सामने नहीं आया। जवानों के साथ हर बार भेदभाव और अन्याय होता रहा। हमारी मांग है कि 8वें पे कमीशन में जवानों के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सैनिक जवानों को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए, ताकि 8वें पे कमीशन में जवानों के साथ अन्याय और भेदभाव न हो और जवानों को इंसाफ मिल सके। पहला पर्सन ही ऐसा कर दिया इन्होंने केंद्र सरकार से कि 8वां जो पे कमीशन है उसमें 97% जवान जेएसयूज का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण जवानों को जेएसयूज का उनका हक ही नहीं बन रहा। जबरदस्त पॉइंट है, मैं इसके लिए सलाम करता हूं सबका कमेटी ने कि पहले पॉइंट में ही इन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि वास्तव में अगर ये लेटर प्रधानमंत्री पढ़ेगा तो प्रधानमंत्री भी 10 बार चश्मे को साफ करेगा ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे पसीना आने लग जाएगा, क्योंकि डिमांड ये है, लोकतांत्रिक डिमांड है कि ऐसे कैसे हो सकता है 97% प्रतिनिधि हम करते हैं तो हमारा अलग से आदमी हो, उसमें 3% और रिटायरमेंट के बाद में सब सिविलियन है, वेटरन है सब। श्रीमान जी, देश के प्रमुख मीडिया से यह बात सामने आई कि केंद्र सरकार पेंशनर का महंगाई भत्ता डीए बंद करने तथा पुराने पेंशनर को 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं देने पर विचार कर रही है। तो हम यहां पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहते कि अगर केंद्र सरकार ने ऐसी कोशिश भी की तो दुनिया का सबसे बड़ा रोष प्रदर्शन भारत में होगा और उसके बाद किसी स्थिति के लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। इसलिए दोबारा से केंद्र सरकार को निवेदन है कि केंद्र सरकार पेंशनर को मिलने वाले लाभों को बंद करने की जगह पेंशनर के लिए सकारात्मक सोचे। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी दे दी। और यह सबको पता है, जो विधेयक अभी पास की वित्त विधेयक अभी पास किया है, जिसके अंदर सरकार के पास में यह अधिकार हो गया कि वो किन पेंशनरों को 8वां वेतन आयोग दे या नहीं दे। और यह भी मीडिया में आ रहा है कि डीए को बंद किया जा सकता है। इन दोनों चीजों पे सबका कमेटी ने बिल्कुल सरकार को चेतावनी दी है कि हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे उसके बाद में अगर आप ये निर्णय लेते हो, और हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। और उसके लिए हम 23 जुलाई को भी आपको सांकेतिक एक दिल्ली में आके आपको दिखाएंगे भी। तीसरी मांग है इसमें विडो पेंशन। श्रीमान जी, केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों की या विधवाओं की पेंशन में सुधार करने के लिए जितने भी कमेटी बनाई, सभी की सभी ऑफिसर के अधीन ही बनाई गई। यही कारण है कि सभी कमेटियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर की पेंशन में बढ़ोतरी करने की सिफारिश ही की गई। केंद्र सरकार द्वारा बैठाई गई ऑफिसर प्रधान कमेटियों ने तो श्रम की हद पार करते हुए वीर नारियों तक के बारे में सोचने और फैमिली पेंशन बढ़ाने की सिफारिश नहीं की, जबकि हर बार ऑफिसर की विधवाओं की ज्यादा से ज्यादा फैमिली पेंशन बढ़ाने की जोरदार सिफारिश ही की। क्या जवानों की विधवाओं ने देश के लिए अपनी पत्नियों को न्यौछावर करके कोई पाप किया है? क्वेश्चन मार्क। श्रीमान जी, क्या कारण है कि जवानों की विधवाओं की पेंशन बढ़ाने के लिए बनाई जाती कमेटियों में जवानों को शामिल नहीं किया जाता? क्या इसके पीछे का कारण यह तो नहीं कि ऐसा करने से ऑफिसर की मनमानी खत्म हो जाएगी? क्या केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर के लिए काम कर रही है? क्वेश्चन मार्क। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल पूछा है सबका कमेटी ने। श्रीमान जी, अगर किसी औरत के पति की मौत हो जाती है तो उसको घर चलाने में कितनी मुश्किल होती है, यह सिर्फ एक विधवा को ही पता होता। आप नीचे लिखे अंतर को एक बार पढ़े। कैसे सरकार ने ऑफिसर की विधवाओं की तो पेंशन बार बार बढ़ाई, पर जवान की विधवा पर एक बार भी थोड़ा तरस नहीं आया। जवान की विधवाओं की पेंशन भी बढ़ा दी।
बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है सबका कमेटी ने। अब इन्होंने नीचे एक ग्राफ भी दिया है सबका कमेटी ने। मैं इसको तो नहीं दिखा सकता, ऐसे दिखाऊंगा आपको दिखेगा नहीं, तो पढ़ के ही सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैं इसको ऑफलाइन नहीं बनाऊंगा इस वीडियो को, ये ऑनलाइन ही बनाना था मेरे को, क्योंकि ऑनलाइन की बात ही कुछ होती है। ऑनलाइन अब सरकार भी देख रही होगी, चाहे आप देखो या मत शेयर करो, पर सबका कमेटी की आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी, मेरे को इतना मालूम है। इतने साल मेरे को हो गए संघर्ष करते हुए। अफसर विधवा टीएस कर्नल 2006 में 5880 रुपये ले रही थी। ओआरओपी 1 में 5880 से बढ़कर होगी 19,935 रुपये। सेवन पे कमीशन में होगी 56,018 रुपये। ओआरओपी 2 में होगी 62,220 रुपये और ओआरओपी 3 में होगी 68,475 रुपये। इसका मतलब 2006 से लेके ओआरओपी 3 तक जो ऑफिसर की विधवा की जो पेंशन बढ़ी वो बढ़ी 959%। कितनी बढ़ी? 959%। अब एक बार जवान की विधवा की भी पेंशन देख लेते हैं कितनी परसेंट बढ़ी है। जवान विधवा 2006 में ले रही थी 3500 रुपये और ओआरओपी 1 में होगी 4302 रुपये और 7 पे कमीशन में होगी 11,057 रुपये और ओआरओपी 2 में होगी 62,065 रुपये और ओआरओपी 3 में होगी 62,893 रुपये। सॉरी भाई, एक बार जवान विधवा टीएस नायक की 2006 में 3500 रुपये और ओआरओपी 1 में होगी 4302 रुपये और ओआरओपी आफ्टर 7 पे कमीशन बेसिक पेंशन होगी 11,057 रुपये और ओआरओपी 2 में होगी 12,065 रुपये और ओआरओपी 3 में होगी 12,893 रुपये। मतलब एक सैनिक विधवा सिर्फ 12,893 रुपये में गुजारा कर रही है। 12,893 रुपये में उसकी जो पेंशन बढ़ी 2006 से लेके ओआरओपी 3 2025 तक जो आज ले रही है 268%। 268% और ऑफिसर की विधवा की बढ़ाई गई 959%। मतलब 691% ज्यादा ऑफिसर की विधवा की पेंशन बढ़ाएगी। ये ग्राफ उन्होंने बना के दिया हुआ है सबका कमेटी ने, मैं अपने दौरे से नहीं बोल रही। और ये मांग पत्र थोड़ी सी देर में आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा और मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप लोगों को किसी भी माध्यम से मीडिया में ये मांग पत्र मिले तो अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए इस मांग पत्र को ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिकों तक, सैनिक विधवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करना, जिससे वे सरकार की करनी और कथनी को समझ सके। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, आप ले रहे हो इस जिम्मेवारी को। मैं तो ले रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। मेरा कर्तव्य है, मेरी नैतिक जिम्मेवारी। श्रीमान जी, आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों की विधवाओं की फैमिली पेंशन में 2006 से लेकर 2016 तक अन्याय हुआ। जैसे जवान किसी दूसरे देश की सेना में सर्विस करके आया हो। श्रीमान जी, हम पैसा नहीं, इंसाफ चाहते हैं। चौथा पॉइंट है भाई सेवन पे कमीशन। श्रीमान जी, सेवन पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना के अफसर द्वारा जवानों के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हों। पूरी दुनिया में हमारे देश ने जवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव करने का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे कोई भी देश आने वाले समय में तोड़ नहीं सकता। केंद्र सरकार द्वारा 7वें पे कमीशन को लागू करते समय दिसंबर 2015 को मिलने वाली पेंशन को अफसर के लिए 2.81 तक के साथ मल्टीप्लाई करने का फार्मूला अपनाया गया, लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फार्मूला लागू किया गया। श्रीमान जी, ऐसा फार्मूला दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं अपनाया जिसमें जवानों के लिए अलग और अफसर के लिए अलग फार्मूला अपनाया गया हो। सेना के जवानों के साथ ऐसा अन्याय देखकर लगता है कि केंद्र सरकार जवानों को अपने देश के सैनिक मानता ही नहीं। क्या देश भावना, देशभक्ति का जज्बा मन में लेकर 17-18 साल की उम्र में भर्ती हुए जवान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जो केंद्र सरकार जवानों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है? हमारी मांग है कि 7वें पे कमीशन के लिए जवानों के लिए भी 2.28 का फार्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार जवानों को 2.81 का लाभ नहीं दे सकती तो अफसर के लिए भी 2.57 के फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए और अभी तक 2.81 तक के हिसाब से दी गई पे पेंशन को ब्याज सहित अफसर से वापस लिया जाए। यह सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कहना है
कि 2.81 का जो फार्मूला दिया गया है वो गलत दिया गया है और उनको 2.81 की जगह 2.5 से उनका दिया जाए और जो अभी तक ज्यादा पैसा गया उसको 82 वापिस लिया जाए। उन्होंने ये लेटर में लिख दिया और सीधा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से वो मांग कर रहे हैं। कोई कर सकता है ऐसी मांग? क्योंकि जिसको संविधान का, जिसको अपने मांगों का पता होगा वही मांग कर सकता है, वही सरकार की आंखों में आंख डाल के हकों की बात कर सकता है। और सबका कमेटी को इन हकों के बारे में बहुत ही गहराई से जानकारी। अगर आज मैं कहूं कि पूरे देश भर के पूर्व सैनिक किसने जागरूक किए, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, नायक हरपाल जैसे इंसानों ने, हमारे बहुत ही एयरफोर्स के हैं JW नलिन तलवार जी हैं, इन्होंने किया। मोहन रंगन साहब है तमिलनाडु से, हमारे पंजाब से एक भाई और भी है नायक सुरजीत जी हैं, इन्होंने, इनकी मेहनत ने संघर्ष किया। किसी कोई एक लिखने में ज्यादा है, कोई बोलने में ज्यादा है, कोई आंदोलन करने में ज्यादा है, तब एक कमेटी बनती है। हर एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते। तो आज तक जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कर दिखाया, ये बड़ा ही मैं इसको उदाहरणीय मानूंगा कि अगर सबका कमेटी नहीं होती तो आज भी हम दरी कुर्सी बिछाते रह जाते, आज भी हम जिंदाबाद के नारे लगाते रह जाते। तो साथियों, ये बहुत काबिले तारीफ है सबका कमेटी की, जो उन्होंने संघर्ष किया। और ये उन्होंने जो संघर्ष किया है, मैं कह सकता हूं कि पानी, खून, मतलब सब कुछ उनके संघर्ष में गया। इतना लंबा संघर्ष 18 सालों में कोई नहीं कर सकता। अपने खुद के घर छोड़ दिए, खुद के उनके धंधे चौपट हो गए, नौकरियां छोड़ दी, पर उन्होंने 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। पांचवा पॉइंट है इसमें सर्विस पेंशन। ये भी देखो, पहले अपने सैनिक विधवाओं की पेंशन देखी, अब सर्विस पेंशन को भी देखो। ये बड़ा काबिल तारीफ है पॉइंट इसमें। श्रीमान जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ अफसर की पेंशन में ही बढ़ोतरी की जाती है? और अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम अफसर ही चला रहे हैं, तो सेना में जवानों की भर्ती बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ अफसर को ही भर्ती करनी चाहिए। श्रीमान, छठे पे कमीशन के बाद सर्विस पेंशन में भी कैसे जवानों के साथ धोखा किया गया, अफसर की पेंशन बार बार बढ़ाई गई, वह भी आप देखें। इन्होंने यहां भी एक तालिका दे दी, ग्राफ दे रखा बना के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। आप देखो, अफसर 2006 में एक TS कर्नल की जो पेंशन थी 14,600 रुपये थी। OROP 1 में होगी 33,225 रुपये और 7 पे कमीशन में 2.81 का फार्मूला मिला तो पेंशन होगी 93,363 रुपये। OROP 2 में होगी 1,03,700 रुपये और OROP 3 में होगी 1,12,600 रुपया और OROP 3 में NFU भी दे दिया। एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन सेम है, थोड़ा सा फर्क है 800 रुपये का, मतलब सेम पेंशन। तो ये जो एक TS कर्नल की 2006 से लेके OROP 3 तक जो पेंशन बढ़ी, वो बढ़ी 670% पेंशन बढ़ी है 2006 से लेके 2025 तक। अब जवान की भी देख लो, अब जवानों में सबसे निचला रैंक कौन सा आता है? TS नायक होता है, सिपाही से तो आते ही नहीं। तो वहीं से तालिका अब बनती है, क्योंकि अगर TS नायक के हाथ में कुछ नहीं है तो हवलदार के हाथ में कहां से होगा, सूबेदार के हाथ में कहां से होगा। तो 2006 में एक TS नायक की पेंशन थी 4,046 रुपये और OROP 1 में होगी 7170 रुपये और 7 पे कमीशन में 2.57 के फार्मूले से होगी 18,427 रुपये और OROP 2 में होगी 20,107 रुपये और OROP 3 में होगी 21,488 रुपये, मतलब 430 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अंतर आया 2006 में जो लेफ्टिनेंट कर्नल और TS नायक की पेंशन में जो अंतर था 10,554 रुपये का अंतर था। 2006 में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, ठीक ठाक था। हम मानते हैं, भी पढ़े लिखे हैं, उनको इतना अंतर होना चाहिए। अब ये OROP 1 में ये अंतर बढ़ के हो गया, 10,000 से बढ़कर हो गया 26,055 रुपये और 7 पे कमीशन में हो गया 74,936 रुपये
और ओआरपी 2 में हो गया 83,593 रुपये और ओआरपी 3 में हो गया 91,112 रुपये का अंतर हो गया सीधे तौर पे। और जहां 2006 में लेफ्टिनेंट कर्नल और टीएस नायक में सिर्फ 10,000 रुपये का अंतर था। हमारी मांग है कि सरकार जवानों की सर्विस पेंशन भी ऑफिसर की सर्विस पेंशन के बराबर अनुपात में बढ़ाए। अगर सरकार जवानों की सर्विस पेंशन नहीं बढ़ा सकती तो ऑफिसर की भी सर्विस पेंशन पे फिर से रिटायर्ड 3 जजों की कमेटी में यह प्रश्न जाना चाहिए कि 2006 से लेके किस आंकड़े से, किस सिस्टम से, किस नोटिफिकेशन से, किस सर्कुलर से ये पेंशन बढ़ाई है। अगर उनकी बढ़ सकती है तो जवानों ने कौन सा भाई मेंढक के बाठा मार रखा है कि उनकी पेंशन ना बढ़े। प्रश्न जबरदस्त है सबका कमेटी का। सबका कमेटी का ये मैं कायल हूं कि वो हर एक बात जब भी सरकार को लिखती है तो बड़े ही उदाहरण से, बड़े ही आंकड़ों से ऐसा लिखती है कि जो एक सिपाही भी है और जो पहले 5वीं पास भर्ती होते थे वो भी इस पूरे मांग पत्र को पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। और एक हमारे गोल टोपी वाले हैं और बैंक मैनेजर भी हैं, बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट भी है, उसके आज तक मांग पत्र का नहीं पता। हाँ, पर मैंने को ये पता वो सरकार का एक तरह का दलाल छोड़ा हुआ है, पूर्व सैनिकों को एक मंच पे ना इकट्ठा होने दी। चलो, हमने क्यों इस पे बात करनी है। अब सुनो, ओआरओपी बेनिफिट गिवन टू ऑल प्रीमेचर रिटायरमेंट जवान। अब इन्होंने ये मांग कर दी छठे प्रश्न में कि ओआरओपी प्रीमेचर को मिलनी चाहिए और ओआरओपी प्रीमेचर को दिलाने वाली भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है। लाखों प्रीमेचर को याद रखना इस बात का, जो पुराने साथी जानते हैं कि 2015 में 13 दिन की भूख हड़ताल करी थी जंतर मंतर पे, जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि प्रीमेचर को हम बाहर कर रहे हैं, उसी समय सबका कमेटी ने 13 दिन की भूख हड़ताल करी थी 2015 में मेजर जनरल के सामने, और नोटिफिकेशन चेंज हुआ और 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम प्रीमेचर को ओआरओपी देंगे। वहां तक ओआरओपी में शामिल कर लिए गए 7 जुलाई 2014 से पहले वाले, और बाद वालों को प्रीमेचर से हटा दिया गया। तो ओआरओपी दिलाने वाली भी यही है। चलो, प्रीमेचर के लिए ये क्या लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। श्रीमान जी, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया कि कलर सर्विस करके आए जवानों तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए सैनिकों को ही एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। श्रीमान जी, जवान कभी भी प्री मेच्योर रिटायरमेंट नहीं होते क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15+2 साल का होता है, जबकि ऑफिसर का एग्रीमेंट 58 साल की उम्र तक होता है। अगर ऑफिसर 58 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि सभी जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाए। बहुत बढ़िया बात है भाई। अब इन्होंने 7वां प्रश्न किया है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। श्रीमान जी, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में छठे वेतन आयोग ने मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मानकर लागू कर दिया था। श्रीमान जी, मिलिट्री सर्विस पे यूरोप देशों में दी जाती है, जिसको देखकर भारतीय सेना के ऑफिसर ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की थी। श्रीमान, आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए सब में सेना के ऑफिसर को ही नियुक्त किया गया था, और जब छठे पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे को लागू करने की सिफारिश की तो वह हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि छठे पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1,000 रुपया और ऑफिसर को 6,000 रुपये महीना दी जाए। लेकिन एक 1 क्लास कहाँ गया रे, एक मिनट भाई, लाइन ही तर्ज पर मिलिट्री सर्विस पे लागू ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे डाल रहे थे, लागू कर रहे थे। वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और ऑफिसर को एक बराबर दी जाती है। इससे पहले की लाइन, हाँ,
वन क्लास सिविल ऑफिसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जिन यूरोपियन देशों की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे को लागू कर रहे हैं, वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और ऑफिसर को एक बराबर दी जाती है, और हम यहां पर इतना बड़ा अंतर जवान और ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे पर डाल रहे हैं कि जवानों को 1,000 रुपया और ऑफिसर को 6,000 रुपया। ये तो उचित नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों के लिए मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपये और ऑफिसर के लिए 6,000 लागू की गई। मतलब 2006 में ही जवानों को 2,000 की जगह 1,000 की सिफारिश की गई थी। हेरतंगेज बातें जो जानते हैं वो सबका कमेटी वाले ही जानते हैं, क्योंकि इनका भाई लंबा संघर्ष हो गया, लंबी तजुर्बा भी इनका हो गया और सारे डॉक्यूमेंट भी इनके पास में। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि पे कमीशन में बैठे सेना के अफसर को दूसरे देशों में मिलने वाली फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफसर के लिए। उन्हें दूसरे देशों में जवानों को मिलने वाली सुविधाएं दिखाई नहीं देती। पे कमीशन में बैठे अफसर सिर्फ अफसर के बारे में सोचते हैं और जवानों के साथ भेदभाव करते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि जिन यूरोपियन देशों की तरफ देखकर सेना को मिलिट्री सर्विस पे दी गई, उन यूरोपियन देशों की तर्ज पर ही भारत में भी जवानों और अफसर को एक बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। श्रीमान जी, अगर सरकार जवानों को मिलिट्री सर्विस पे अफसर के बराबर 15,500 नहीं दे सकती, तो अफसर को भी मिलिट्री सर्विस पे भी जवानों के बराबर 500 रुपये दी जाए और 15,000 के से जो दी गई है उसको वापिस ली जाए, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे भाई रिक्स बढ़ता है। इसमें भेदभाव हो ही नहीं सकता। यह संवैधानिक है जो भी ये किया गया है। इसके बाद में हर एक पॉइंट को इन्होंने कवर किया है, उदाहरण देते हुए और एक सही आंकड़ों से सरकार को समझाने की कोशिश की है। ये पूरा मांग पत्र, मैं ये मांग पत्र सोशल मीडिया में आप लोगों तक पूछता है, तो ये मांग पत्र आपने खुद पढ़ना है, अपने साथियों को पढ़ाना है और दूसरी जगह भी ये शेयर करना। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो यार हमारे लिए। रिजर्व पेंशनर 8वां इनकी जो मांग है वो है रिजर्व पेंशन है। श्रीमान जी, 1962-65-71 की लड़ाई के बाद बहुत से जवानों को जबरन 7, 8, 10 साल की सर्विस में रिजर्व पेंशन भेज दिया गया था, जिनको बोला गया था आपको 15 साल सर्विस वाले सिपाही पेंशनर जितनी पेंशन दी जाएगी, जो कि उस समय दी भी गई, लेकिन सरकार ने बाद में धीरे धीरे पेंशन कम करनी शुरू कर दी। इस समय रिजर्व पेंशनर को सिर्फ 9,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, जबकि रिजर्व पेंशनर देश की खातिर 1962-65-71 के युद्ध लड़ चुके हैं। श्रीमान जी, रिजर्व पेंशनर की पॉलिसी के अनुसार एक 15 साल वाले सिपाही की पे का 2/3 मिलनी चाहिए, लेकिन अफसोस केंद्र सरकार द्वारा वह भी नहीं दी गई। जब रिजर्व पेंशन ने माननीय आर्मेड फोर्स ट्रिब्यूनल में केस दायर किया और जीत भी गए, तो केंद्र सरकार ने रिजर्व पेंशन को लाभ देने की जगह माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। यहां भी रिजर्व पेंशन के हक में माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। देश की खातिर लड़ने वाले बहादुर सैनिकों का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है। दूसरे देशों को देखकर केंद्र सरकार ने भारत में भी सैनिकों के लिए अलग आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल अदालत का गठन तो कर दिया, लेकिन अफसोस कुछ समय बाद ही केंद्र सरकार ने आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले मानने से इनकार करते हुए फैसलों को चुनौती देना शुरू कर दिया। जबकि विदेशों में आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जाता और पहल के आधार पर आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले पर अमल किया जाता है। हमारी मांग है कि रिजर्व पेंशनर को न्यूनतम 15 साल सर्विस का लाभ दिया जाए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है सबका कमेटी का। 9वां जो पॉइंट है, जो 9वीं इनकी मांग है, वो है ऑनरेडी रैंक पेंशन। ये भी जबरदस्त है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। श्रीमान जी, ऑनरेडी रैंक जवानों को अच्छे आचरण और उच्च दर्जे की सर्विस करने की एवज में दिया जाता है, इसलिए ऑनरेरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जानी चाहिए, लेकिन उस समय उन्हें एक रैंक नीचे की पेंशन दी जा रही है। ऑनरेरी रैंक को मजाक का पात्र बना दिया है। हमारी मांग है कि ऑनरेरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जाए जो उसका हक बनता है। भाई बहुत जबरदस्त है। 10वीं मांग है जवान और जवानों के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां। श्रीमान जी, सिक्योरिटी एजेंसियों का लाइसेंस सिर्फ अफसर को ही मिलता है, जवानों को सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस नहीं मिलता है। श्रीमान जी, अगर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा किसी बैंक में गनमैन का ठेका 35,000 रुपये में होता है, तो जवान को गनमैन की ड्यूटी करता है तो उसको 9,000 से 15,000 रुपये मिलते हैं और बाकी डकार मार जाते हैं। और ड्यूटी भी 8 घंटे की जगह 12 घंटे की करवाई जाती है।
क्या यह मानव तस्करी नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्या यह ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं है? हमारी मांग है कि सिक्योरिटी एजेंसियों का लाइसेंस जवान को भी दिया जाए और सिक्योरिटी एजेंसी का कमीशन जितना ठेका हुआ उसका 8 से 10% फिक्स किया जाए। और सच्चाई में कानून यही कहता है, 8 से 10%। आप जब कानून में जाओगे, कानून ने सिक्योरिटी एजेंसी के लिए क्या नियम बनाए हैं। 11वीं मांग है इनकी डिसेबिलिटी पेंशन। ये भी सुनने की बात है, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने आवाज उठाई है सबका कमेटी ने। श्रीमान जी, हम मांग पत्रों के माध्यम से पिछले 15 सालों से डिसेबिलिटी अफसर और जवान की एक बराबर करने की मांग कर रहे हैं और हम इस मुद्दे को मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं उठाना चाहते क्योंकि इस मुद्दे में भेदभाव को लेकर सर्विस कर रहे जवानों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज हमें खुले आम सभी प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है और केंद्र सरकार यह बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अब डिसेबिलिटी पेंशन की सच्चाई जानने के बाद सर्विस कर रहे जवान क्या सोचते होंगे। श्रीमान जी, अब जवानों को जोश और हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार डिसेबिलिटी पेंशन अफसर और जवानों की एक बराबर करके यह काम कर सकती है। श्रीमान जी, अगर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी जवानों की है तो जवानों की पे पेंशन दूसरी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। श्रीमान जी, 7वें पे कमीशन में अफसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 72,360 रुपये और एक जवान की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ 9,000 रुपये। श्रीमान जी, 7वें पे कमीशन में अफसर की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2,50,000 महीना है और एक जवान की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 18,000 रुपये। देखो कितना अंतर है, एक की 18,000, एक की 2.5 लाख। श्रीमान जी, इसका मतलब निकलता है कि अगर एक अफसर दफ्तर के बाथरूम में गिरकर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको 72,360 रुपये महीना डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी और वहीं पर एक जवान जो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए 30 गोलियां खाने के बाद डिसेबल हुआ है को मात्र 18,000 रुपया महीना डिसेबिलिटी दी जाएगी। सही में मेरा देश महान है। श्रीमान जी, शरीर की कीमत सभी के लिए एक जैसी होती है, जवान या अफसर। ऐसा तो नहीं है कि अफसर का शरीर हीरे जवाहरात का बना और जवान का शरीर मिट्टी या लोहे का बना। हम सर्विस पेंशन में जवान और अफसर में निश्चित अनुपात में अंतर को मानते हैं। देखो, इन्होंने मानना भी है कि जो सर्विस पेंशन है उसमें अंतर होना चाहिए क्योंकि अफसर है वो टेस्ट पास कर कहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने कमांड करनी होती है, उनकी पेंशन ज्यादा होनी चाहिए, वेतन ज्यादा होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ का ही वेतन और उनकी सुविधाएं को ध्यान में रखें और दूसरा जो वर्ग है वो खड़े के खड़ा देखता रह जाए। पर मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, इसमें पढ़े लिखे का कोई लेना देना नहीं है। ये एक शरीर का मुआवजा है क्योंकि शरीर घायल हुआ है, शरीर जख्मी हुआ है, शरीर का कोई अंग शरीर को छोड़ के चला भी गया है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, तो आप उसको 18,000 रुपये महीना दे रहे हो और जिसका उंगली का नाखून गया है उसको आप 2.5 लाख रुपया प्लस डीए दे रहे हो। इन्होंने ये मांग उठाई है इसमें। वैसे भी जिस तरह इस समय भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है, ये जवानों के ह्यूमन राइट का घोर हनन है। श्रीमान जी, हमारे कानून के अनुसार अगर डिसेबिलिटी व्यक्ति को पेंशन या गुजारा भत्ता दिया जाता है तो वह सभी डिसेबिलिटी व्यक्तियों को एक बराबर परसेंटेज के हिसाब से दी जाएगी। ऐसा हर एक स्टेट में लागू भी है और हर एक स्टेट अपंगता भत्ता बिना किसी भेदभाव के डिसेबिलिटी की परसेंटेज के हिसाब से देती है। श्रीमान जी, भारतीय सेना के जवान भी भारतीय कानून के अंतर्गत आते हैं और उन्हें भी यह अधिकार पास है। श्रीमान जी, पे डिसेबिलिटी पेंशन शारीरिक अपंगता के आधार पर दी जाती है और उसमें रैंक और सर्विस की लंबाई का कोई आधार नहीं बनता। लेकिन भारतीय सेना में डिसेबिलिटी पेंशन आए सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन उनकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज के आधार पर नहीं बल्कि रैंक और सर्विस की लंबाई के आधार पर दी जाती है। श्रीमान जी, क्या केंद्र सरकार को लगता है कि सेना के अफसर कंधे पर टैंक रखकर लड़ते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। सबका कमेटी ने प्रश्न पूछा है सरकार से कि केंद्र सरकार को लगता है कि सेना के अफसर कंधे पर टैंक रखकर लड़ते हैं और जवान निठल्ले हैं। और जो जवान और अफसर की डिसेबिलिटी पेंशन में इतना बड़ा गैप डाला है। श्रीमान जी, हम नीचे 7वें पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन की डिटेल और अफसर जवानों के बीच डिसेबिलिटी पेंशन का अंतर निकाल कर आपको भेज रहे हैं। इन्होंने आंकड़े भी रख दिए और एक तालिका भी इसमें प्रस्तुत की है कि किस तरह से जवानों के साथ में भेदभाव किया है। हमारी मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन आए जवानों को अफसर के बराबर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। इनकी मांग है कि जो डिसेबिलिटी 2.5 लाख रुपये अफसर को मिलती है वही 2.5 लाख रुपये जवानों को भी मिले क्योंकि जवानों की कोई कम संख्या नहीं है, कम से कम ये 4 लाख से ऊपर डिसेबिलिटी पर्सन है जैसे कि अमेरिका दूसरे देशों में। श्रीमान जी, मैं आपको कोई यह नहीं कह रहे कि आप जवानों को 1 लाख या 2 लाख डिसेबिलिटी पेंशन दी। हमारी मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन चाहे 20,000 दी जाए लेकिन जवान और अफसर के लिए बराबर होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सबका कमेटी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। श्रीमान जी, हमें पैसा नहीं इंसाफ चाहिए।
12वीं इनकी मांग है, आर्मी ऑफिसर आर नॉट इलिजिबल फॉर द ओआरओपी। अब इन्होंने यह भी सीधे तौर पे लिख दिया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, कि जो आर्मी ऑफिसर हैं वो ओआरओपी के हकदार नहीं है। सीधे तौर पे किसको लिख रहे हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को। गजब कर दिया भाई, सीधे तौर पे। मतलब पहले जवान मुंह नहीं खोलते थे, अब मुंह भी खोलते हैं तो सीधा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकारों के साथ में लिख रहे हैं कि ओआरओपी पे ऑफिसर का हक नहीं है। ये सब जानते कि 1973 से पहले ओआरओपी सिर्फ जवान जैसियों को मिलती थी। पर इस बात को कहने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, लोहे की छाती चाहिए। अगर आप ये कोट टाई वाले यूट्यूबर कह के दिखा दे तो रातों रात इनके यूट्यूब चैनल बंद हो जाएं। और वैसे भी ये सबको मालूम है कि रिटायर्ड ऑफिसरों की गोद में खेलते हैं। मेरे चैनल पे तो स्ट्राइक है, कभी भी बंद हो सकता है। क्या पता आज रात को ही बंद हो जाए। हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या है। कम से कम मैं अपने 32 लाख परिवार के लिए तो काम कर रहा हूं। अगर उनके लिए बंद हो जाता है तो हो जाने दो। मैंने तो खोला भी उनकी आवाज के लिए था, उनकी मांगे मैं सरकार तक पहुंचा सकूं, पूरे देश के 32 लाख पूर्व सैनिकों तक उनके हकों की आवाज पहुंचा सकूं। मेरा तो उद्देश्य ही है। मेरा कोई उद्देश्य कोट टाइप पहन के ना धो के सेंट मार के नहीं आना। मैं तो टी शर्ट जैसे मैली कुचली हो, फटी पुरानी हो, पहन के आ जाता हूं आप लोगों को जागरूक करने के लिए। अच्छा, यह बात सुनने की भाई, इन्होंने कहा कि आर्मी ऑफिसर ओआरओपी के हकदार नहीं है। तो पूरी बात इसमें सुनते हैं इन्होंने क्या लिखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को। श्रीमान जी, सेना के ऑफिसर क्योंकि 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं तो एक रैंक एक पेंशन का लाभ ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ओआरओपी की सरल परिभाषा है कि जवानों को कम उम्र 32 से 40 साल में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है। इसलिए उन्हें एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाता है, क्योंकि सेनाओं को नौजवान रखना है। श्रीमान जी, सेना के ऑफिसर से जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि अगर सेना को एक रैंक एक पेंशन चाहिए तो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी आदि को एक रैंक एक पेंशन क्यों नहीं दी जानी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो सेना के ऑफिसर बताते हैं कि हमारी सेना के जवानों को 32 से 40 साल की उम्र में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है, जबकि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि के जवान 58 से 60 साल की उम्र तक सर्विस करते हैं। इसलिए बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी आदि को एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह बात सेना के रिटायर्ड ऑफिसर मीडिया में कहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो यूट्यूब पे आप सुन सकते हो, पुराने वीडियो मिलेंगे। लेकिन सेना के ऑफिसर ने यह बात कभी नहीं बताई कि सेना का ऑफिसर भी 58 से 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है, इसलिए सेना के ऑफिसर को एक रैंक एक पेंशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुई एक रैंक एक पेंशन के लिए दिए गए पैसे में से 60% से 70% पैसा सिर्फ ऑफिसर को ही दिया गया। हैरानी की बात यह है कि सेना में ऑफिसर की टोटल गिनती 3% और जवानों की गिनती 97% और 60 से 70% पैसा सिर्फ 3% ऑफिसर ही हजम कर गए। श्रीमान जी, आपको यह समझना चाहिए कि जवानों की एक रैंक एक पेंशन क्यों चाहिए। श्रीमान जी, एक जवान सिपाही की ज्यादा से ज्यादा 17 साल सर्विस होती है। अगर वह जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो वह 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। अगर वह जवान 25 साल की उम्र में बाप बनता है, पिता बनता है, तो पेंशन आने के समय उसके बच्चों की उम्र 10 साल की होती है। जब पेंशनर जवान के कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है और परिवार को पालन पोषण तथा बच्चों की पढ़ाई की टेंशन होती है, और उसी समय सेना जबरदस्ती नौकरी पूरी होने की बात कहकर पेंशन भेज देती है और जवान की आमदनी आधी 50% रह जाती है, जबकि उस समय उसे और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अभी आप एक ऑफिसर को देखिए, एक ऑफिसर 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आती है और अगर ऑफिसर 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो 50 साल की उम्र में उसका लड़का बाप बन जाता है। और जब ऑफिसर 60 साल की उम्र में पेंशन आता है तो उसका पोता, बेटे का बेटा 10 साल का होता है। फिर ऑफिसर की 100% रिप्लेसमेंट मतलब पूर्ण रोजगार है। 60 साल की उम्र में जब ऑफिसर पेंशन आते हैं तो उनके ऊपर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। भाई सबका कमेटी ने गजब कर रखा है, गजब। मतलब ऐसे उदाहरणों से सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है कि आपने जो किया
वो अनसंवैधानिक है। मतलब ऐसे गजब गजब के उदाहरण, पता नहीं कैसे इनकी सात बुद्धि काम कर रही है, हर व्यक्ति समझ जाए। मतलब जो कभी सेना में गया भी नहीं, जो कोई किसान है या कोई मजदूर है या कोई फुटपाथ के ऊपर रेहड़ी लगा के बैठा हुआ है, उसको भी ये मांग पत्र दे दिया जाए ना, वो भी समझ ले गहराई से कि जवानों के साथ में किस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार होता आया है पिछले 80 सालों में। किस तरह से भेदभाव किया गया है पूर्व सैनिकों के साथ में, किस तरह से संवैधानिक हकों पे डाका डाला गया है, किस तरह से संवैधानिक हकों को छीन के एक वर्ग को दिया गया। भाई मैं सलूट मारता हूं सबका कमेटी को, इतनी गजब तरीके से उन्होंने मांग पत्र बनाया, इतने गजब तरीके से कोई बना ही नहीं सकता। अच्छे से अच्छे इस मांग पत्र के आगे फैल हो जाए। अगर कोई कहे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील हूं या मैं गोल टोपी की तरह बुद्धिजीवी हूं, तो भाई मैं चैलेंज करता हूं, मैं शर्त लगाता हूं 1-1 लाख रुपए के ऐसा मांग पत्र आप कागज के टुकड़े पे लिख के धरती पे उतार दो, तो मैं तो आपके चरणों को छू लूंगा, आपकी टांगों के बीच से निकल जाएगा। अगर आप इस तरह का मांग पत्र बना दो तो भाई वाक्य में गजब है। चलो आगे चलते हैं इसमें। अभी आप यह बताएं कि ओआरओपी पे किसका हक बनता है? जिसका बेटा 10 साल का है, जिसका पोता बेटे का बेटा 10 साल का है। श्रीमान जी, जवान की रिप्लेसमेंट पुनर्रोजगार का भी कोई प्रबंध नहीं है। एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा जवानों का है, जिसको अफसर ने हाईजैक करके अपना मुद्दा बना लिया और इससे भारी लाभ ले लिया गया। आप एक बार एक रैंक पेंशन में जवान और अफसर की बढ़ाई की पेंशन को चेक करें और देखें कि इसका लाभ उन्हें अफसर को दिया गया है, जिसका इस पर हक नहीं बनता। श्रीमान जी, एक रैंक एक पेंशन सिर्फ जवानों का हक बनता है और जवानों को ही मिलनी चाहिए। अफसर को अनुचित तरीके से दी गई एक रैंक एक पेंशन बंद की जानी चाहिए। और यह मांग सबका सैनिक संघर्ष कमेटी करी है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, जिसके लिए उन्होंने लिखा है। इसके बाद में 13वें नंबर पे इनकी मांग है अग्निवीर स्कीम को बंद किया जाए। एक बार ये भी देख लेते हैं क्या लिखते हैं इसमें। श्रीमान जी, अग्निवीर स्कीम लागू करने के पीछे केंद्र सरकार का असल मकसद तो सैनिक जवानों की पेंशन बंद करना था, क्योंकि बहुत देर से सैनिक जवानों की पेंशन केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही थी। हैरानी की बात है कि सैनिक जवानों की पेंशन बंद करने की वकालत उन नेताओं ने की जो खुद 5 साल बाद खुद पेंशन लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर स्कीम को इजराइल देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा उम्र के नौजवानों के लिए 5 साल के अनिवार्य नौकरी को आधार बनाकर प्रसारित किया गया। देश हित में साहसिक कदम बताया गया, लेकिन यह सच्चाई नहीं बताई कि इजराइल एक बिजनेसमैन और विकसित देश है, जिसके कारण वहां के नौजवान सेना में नौकरी नहीं करना चाहते, जिसके कारण मजबूरी में इजराइल सरकार को सभी नौजवानों के लिए सेना में 5 साल की नौकरी करना अनिवार्य कर दी। इजराइल में 18 साल की उम्र से ज्यादा उम्र के सभी नौजवानों के लिए 5 साल के लिए सेना में नौकरी करना अनिवार्य है और उसमें किसी को कोई छूट प्राप्त नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री का बेटा बेटी हो या किसी और उच्च नेता अधिकारी का बेटा बेटी हो, क्यों न कोई भी हो, चाहे बड़ा नेता का बेटा हो। लेकिन अफसोस भारत में ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है। भारत के उच्च नेताओं द्वारा अपने बेटों को बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है ना का बिना क्रिकेट की जानकारी के अध्यक्ष तो बना दिया जाता है, लेकिन देश की सेवा के लिए अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं कराया जाता। गजब कर दिया भाई इस पॉइंट को। और उन्होंने सीधे इस चीज को एक राजनीतिक जो बड़े पद पे बैठा हुआ है भारत की राजनीति में और उसका बेटा बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है उसका अध्यक्ष बना दिया, जबकि उसको क्रिकेट की कोई जानकारी नहीं। अब अगर अग्निवीर स्कीम भारत में लागू की गई है तो यह भी लागू करनी चाहिए कि देश के जो नेता हैं उनके बेटे बेटी भी अनिवार्य रूप से 5 साल की सेवा करेंगे, तो इससे तो नौजवानों का हौसला बढ़ेगा। पर ये करेंगे नहीं, इनके बेटे तो अध्यक्ष बनेंगे, विदेशों में जाएंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे, देश को अलग अलग तरीके से लूटने खसोटने का तरीका खोजेंगे या नुस्खे सीखेंगे।
14वीं मांग है इनकी, जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले। श्रीमान जी, ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा करते हुए बहुत सारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीदी प्राप्त की है, लेकिन यह सोचते हुए भी सिर शर्म से झुक जाता कि उसी देश की सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को शहीद नहीं मानती और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देती। श्रीमान जी, देश की रक्षा करते हुए हमारी जान, अपनी जान का बलिदान देने वाले को इस सर्व उच्च बलिदानी माना जाता है और शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार शहीद हुए अग्निवीरों को शहीद नहीं मानती और न ही उनको कोई पेंशन का लाभ देती, ना ही उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी अगर नौजवान उनके भाई बहन हैं उनको किसी तरह की कोई राहत देती है, किसी तरह की कोई पेंशन देती है, ये आप सबको मालूम है। तो इन्होंने जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनको, उनके लिए शहीद का दर्जा, उनके लिए पेंशन की मांग की है। अब 15वीं मांग इनकी है, बट मैनी सिस्टम इज द ब्लॉक स्पोर्ट ऑन द नेम ऑफ द आर्मी। इन्होंने जो बटमैन सिस्टम है, जो सहायक प्रथा है, जो अर्दली सिस्टम है, जो बड्डी पेयर है, उसको बंद करने की वकालत की है। श्रीमान जी, सेना में बटमैन मतलब होता है सेना के अफसर के लिए फ्री का नौकर गुलाम जो 24 घंटे दिन रात सेवा में हाजिर रहता है। श्रीमान जी, इस समय सेना के अफसर द्वारा घरों में रखे गए बटमैनों को का आगे आप समझ जाना, क्योंकि ये सीधी भाषा में लिखते हैं, बिल्कुल सच्चाई लिखते हैं और 100% ये सच्चाई में मानता हूं इस बात को। बटमैन सिस्टम अंग्रेजों के समय का है, मतलब इन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया, उसका शोषण भी होता है और घरों में भी होता है। जब अफसर अंग्रेज और जवान गुलाम देश भारत के होते थे, बटमैन सिस्टम के द्वारा अंग्रेज अफसर भारतीय जवानों को नीचा दिखाकर उनके अंदर गुलामी भरना चाहते थे, ताकि भारत का कोई जवान उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन अफसोस है कि भारत के आजाद होने के बाद अफसर को सर्वेंट अलाउंस तो लागू कर दिया गया, लेकिन सहायक सिस्टम बंद नहीं किया गया। आज हमारे अफसर ने अंग्रेज अफसरों से भी कई गुना ज्यादा जवानों के साथ उच्च नीच भेदभाव और गुलामों से भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस समय अफसर ने अपने पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवानों को नौकर बना के रखा हुआ। आप अभी एक जवान की औसत 45,000 महीना लगाएं तो 1 लाख गुना 45,000 450 करोड़ रुपया महीना बनता है, और एक साल में 12 गुना 450 करोड़ तो लगभग 5400 करोड़ रुपया बनता है, जो टैक्स पेयर का इनको सहायक प्रथा के लिए खर्च हो रहा है। या कह सकते हैं कि देश का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है देश की तिजोरी से, वो सिर्फ अफसरों की सेवा करने वालों को, जिनको हम सहायक कह सकते हैं, उनको दिया जा रहा है। अगर ये 5400 करोड़ रुपया बचाया जाए तो इससे भारतीय सेनाएं आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो सकती है, अपने आप को अपडेट कर सकती है, बड़े बड़े जो भी इक्विपमेंट हैं वो खरीद सकती हैं, हथियार खरीद सकती हैं, पर ये किसी का ध्यान नहीं और इस पे कैची चलनी भी नहीं है। जिस जवान के अंदर की इस देश का भारी नुकसान हो रहा है, जिस जवान के अंदर की वीरता खत्म होगी, कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो जवान अफसर के घर में नौकर बन के रह रहा है, उसको ना तो किसी नई तकनीक के बारे में पता और ना ही किसी नए हथियारों की जानकारी होती है। श्रीमान जी, जो जवान अफसर के घर में नौकर बन के रहता है, अफसर उन्हें प्रमोशन भी पहल के आधार पर देते हैं, दूसरी सुविधाएं भी ज्यादा मिलती है। इस तरह जो जवान अपनी सही ड्यूटी करते हैं उनके साथ भेदभाव होता है और जिस चीज का उन्हें अधिकार होता है यह अधिकार उन्हें नहीं मिलता। फौज में जवानों द्वारा आत्महत्या तय करने का पीछे का कारण यह भी है कि अफसर, अब इनका जो 16वां पॉइंट है वो है तीनों सेनाओं में चल रहे अंग्रेजों के काले कानूनों को बंद करना और भारतीय सेनाएं अधिनियम को लागू करना। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा, श्रीमान जी, हमारी सेना के उच्च अफसर तथा डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1911 में अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल को बदलने की मांग पर कहते हैं कि अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल बहुत पुराने हैं, इसलिए आर्मी रूल को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि ये सबको मालूम है कि जो अंग्रेजों ने आर्मी रूल बनाए थे वो शोषण करने के लिए बनाए थे, और वही रूल आज भी सेनाओं में चल रहे। बस इनको अमेंडमेंट कर दिया, देश आजाद होया 1950 कर दिया, 1954 कर दिया, छोटे मोटे अपने हिसाब से अमेंडमेंट करते रहे कि और कैसे हम दबाया जा सके, पर कानून आज भी अंग्रेजों की चल रहे। एक तरफ तो अभी मोदी सरकार कहती है जो सिविल कोड थे, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय ये संहिता कोड,
इनको तो चेंज करके नया लिया है, पर इनको ये अभी तक चेंज नहीं कर सके। सेना के उच्च अफसर तथा डिफेंस मिनिस्ट्री आदि को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी रूल 1911 के अंग्रेजों के द्वारा 114 साल पहले बनाए गए हैं। अगर 114 साल पुराने होने के कारण आर्मी रूल अच्छे हैं तो हमें भारतीय सेना में मुगलों मोहम्मद शाह के 1511 के बनाए आर्मी के रूल लागू करने चाहिए, क्योंकि वह तो 508 साल पुराने हैं। इसलिए ज्यादा पुराने होने के कारण मुगलों के आर्मी रूल ज्यादा अच्छे होंगे। मतलब ये भी सबका कमेटी जो उदाहरण भी देती है ना, बाकायदा ऐसा उदाहरण देती है कि सोचने वाला भी मजबूर हो जाए। अब डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि जो अंग्रेजों के 1911 के रूल हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो सबका कमेटी कहती है कि अगर पुराने रूल अच्छे हैं और यह पुराने होने की वजह से अच्छे हैं, तो इसमें मोहम्मद शाह के जो रूल हैं वो 1511 के हैं, तो वो लागू कर दो। वो तो और भी पुराने हैं, तो इसका मतलब वो तो ज्यादा अच्छा होंगे, क्योंकि वो 508 साल पुराने हैं। एक तरफ हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी तथा सेना के उच्च अफसर मीडिया में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम सेना को अति आधुनिक बनाने की तरफ अग्रसर हैं। यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान जी, क्या आप 108 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए आर्मी रूल के साथ भारतीय सेना को अति आधुनिक बनाओगे? जो देश अपनी सेना के आर्मी रूल खुद बना सकते हैं, बना सकने में सॉरी आर्मी रूल खुद बना सकने में सक्षम नहीं है, क्या वह अमेरिका, यूरोपीय देशों की सेना जैसे सेना के अति आधुनिक बना सकता है? यह भारतीय सरकार और प्रशासन के लिए सोचने का विषय है और भारत सरकार को इसके लिए गहन विचार करना चाहिए। जिन अंग्रेजों के आर्मी रूल से सेना चल रही है, अगर उन अंग्रेजों के देश इंग्लैंड के सेना के कानूनों को पढ़े तो वह अपने देश के आर्मी रूल को बहुत देर पहले ही बदल चुके हैं। अभी यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस मुद्दे पर हमारी भारतीय सेना के उच्च अफसर द्वारा आवाज क्यों नहीं उठाई गई? वजह साहब की सेना के उच्च अफसर अंग्रेजों वाली सहूलियत का लाभ उठा रहे हैं और जवानों को अपना निजी गुलाम समझते हैं। और मांग 17वीं मांग इनकी, आर्मड फोर्सों में बढ़ता भ्रष्टाचार। श्रीमान जी, इस समय जितना भ्रष्टाचार भारतीय फौज में है और किसी महकमे में नहीं है, लेकिन सरकार ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जो कि एक गंभीर मसला। या हमारी मांग है कि देश हित के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों का एक कमीशन पक्के तौर पर बनाया जाए, जो कि आने वाली शिकायतों की जांच करके दोषियों को सजा दिलवाए। हमारा आपसे यह वादा कि अगर आप इस ईमानदारी से काम करें तो एक साल में 50,000 तक शिकायतें मिल जाएंगी भ्रष्टाचार की। इतना भ्रष्टाचार हो गया है फौज में। हमारी मांग है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। श्रीमान जी, उपरोक्त मांगों को लेकर हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जवानों की मांगों को पूरा करेगी और जवानों को माननीय रक्षा मंत्री जी बातचीत के लिए 1 घंटे मीटिंग का समय प्रदान करेंगे। अन्यथा हम पूर्व सैनिक जवान 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को संसद घेराव करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आपके बहुत धन्यवादी होंगे। साथियों, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मांग पत्र है जो उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा है, और 23 जुलाई को वो एक बड़ा करने जा रहे हैं। 23 जुलाई को 9 बजे वो बंगला साहिब गुरुद्वारा में इकट्ठे होंगे, चाय पानी पिएंगे और वहां से वो जंतर मंतर की तरफ चलेंगे और वहां 12 बजे तक वो रोष प्रदर्शन करेंगे और 12 बजे के बाद में वो संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे। और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर माननीय रक्षा मंत्री 1 घंटे मुलाकात का समय देते हैं और ठोस आश्वासन देते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। और इनकी ठोस मांग वही है, माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाना, जिसके अंदर देश भर के पूर्व सैनिकों की सारी मांगें पूछ जाए। देश भर के पूर्व सैनिक अपनी मांगों को उस 3 रिटायर्ड जजों के सामने रख सकें, प्रस्तुत कर सकें। ये जो मांग पत्र जो सबका कमेटी ने बनाया, काबिल तारीफ। इन्होंने आंकड़ों से सरकार को समझाने की कोशिश की, सरकार को जगाने की कोशिश करी। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व सैनिकों की हकों की जो आवाज उठी
वो पंजाब के पूर्व सैनिकों ने उठाई और लगातार 18 सालों से वो आवाज उठा रहे हैं देश भर के सैनिकों के लिए। और उसमें बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, बहुत सारी चीजों भी सामने आई हैं। पर अब क्योंकि सबका कमेटी ने एक बार फिर एक पैर आगे लिया है, क्योंकि अब 8वां पे कमीशन भी समय कम रह गया है, 6 महीने की बात रह गई है, तो एक बार फिर वे पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए हुंकार भर रहे हैं। तो हमने पंजाब के पूर्व सैनिकों का साथ देना चाहिए, तन से भी, मन से भी, धन से भी, क्योंकि ये जो मांगे हैं ये सिर्फ एक पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है और ना ही नायक हरपाल के लिए है। ये देश भर के 32 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज है, उनके लिए न्याय है, उनकी जायज मांगे हैं। तो हमने सबने मिलके सबका कमेटी के कंधों को, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए कि भाई आप आगे चलो, हम आप लोगों के पीछे। साथियों, क्योंकि कोई और दूसरा धड़ा आगे नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। मैं कहूं कि हरियाणा से पूर्व सैनिक उठ के पहले घोषणा कर देंगे तो नहीं करेंगे, राजस्थान से कर देंगे तो नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से कर देंगे नहीं करेंगे, हिमाचल से कर देंगे नहीं कर देंगे, उत्तराखंड से कर देंगे नहीं कर देंगे, क्योंकि इनके पास में वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही वो इस तरह जो पूर्व सैनिकों की जो जायज मांगे हैं उनके बारे में जानते हैं, और ना ही वो इतनी गहराई से लिख सकते हैं, और ना ही वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं सरकार के सामने, और ना ही इनके पास में इतने कागजात हैं कि 1973 से लेकर आज तक के। तो ये सबका कमेटी ही कर सकती है, क्योंकि इनके पास में 18 साल का एक तजुर्बा है। 18 साल पहले जब इन्होंने संघर्ष किया तो ये मेरे हिसाब से 5 ही व्यक्ति थे, 5-6 व्यक्ति थे, और 5-6 व्यक्ति से आज देख लो इन्होंने पूरे देश को जगा दिया। हम भी थोड़े बहुत इनमें, वो कहते हैं जब ये हवन चल रहा था जगाने का, तो हमने भी थोड़ी मोटी अपनी आहुति डाली है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने ही पूरे देश को जगा दिया, नहीं भाई, मैं सब घोषित बुद्धिजीव नहीं बनूंगा गोल टोपी की तरह। हम बहुत छोटे से आदमी हैं और हम तो इतना कह सकते हैं कि हम अपनी आवाज को देश भर के जवानों तक पहुंचाएं। तो साथियों, 23 जुलाई 2025 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पे पूछो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि ये आपकी मांगों के लिए ये आंदोलन हो रहा है। और जो मेरे पास में जो पंजाब राज्य के पूर्व सैनिकों की जो रिपोर्ट है वो बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंच रही है 23 जुलाई को, बड़ी तादाद में। अब दूसरे जगह से भी खबरें आने लगी हैं कि दूसरी जगह से भी पूर्व सैनिक दिल्ली पहुंचने वाले। तो साथियों, चलो फिर दिल्ली 23 जुलाई को अपनी जायज मांगों के लिए। और साथियों, एक निवेदन करूंगा बिल्कुल हाथ जोड़ के, बहुत लंबा वीडियो है ये, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये मांग पत्र पढ़ना कोई आसान बात नहीं है और ये लाइव में ही पढ़ सकता हूँ। ऑफलाइन में तो पूरा मेरा जो सिस्टम है, लैपटॉप है, वो सब के सब इतनी गर्मी में फट जाएंगे, तो ये लाइव में ही चल सकता था। और लाइव का ही एक अलग है कि लाइव में मैं अपनी आवाज देश भर के पूर्व सैनिकों तक पहुंचा दूं और सरकार के कानों तक भी पहुंचा दूं। सरकार के कानों तक मैंने पता है आवाज पहुंच जाती है। तो साथियों देखो, मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं पंजाब के जो हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान भाई जो 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो मैं उनका साथ दूं, उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी और मेरा धर्म भी यही कहता है कि मैं उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचाऊं। अब आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है और आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप पूर्व सैनिकों तक पहुंचाएं, जिससे पूर्व सैनिक समय रहते 23 जुलाई के बारे में उनको पता चल जाए और 23 जुलाई को वो जंतर मंतर पर पहुंच जाए। अगर वहां पर पूर्व सैनिकों की लाखों में हाजिरी लग जाती है तो भाइयों, आप यकीन मानना सरकार मजबूर होगी, सरकार के कान तक ये आवाज आएगी, सरकार सो नहीं पाएगी और 8वें वेतन आयोग में आपके हक मिलना तय है। सरकार आपको आपके हक देगी, आपका बेनिफिट होगा, पेंशन में होगा, वेतन में होगा, हर एक चीज में आपको बेनिफिट होगा। पर होगा कब? जब हम सबका कमेटी की आवाज बने। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, मेरे साथ में देख रहे थे लाइव कपिल फौजी।
चैनल पे। और भाई आंदोलन से जो 23 जुलाई को जो आंदोलन हो रहा है उसकी पल पल की खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, चाहे दिन में मेरे को 10 बार 15 बार लाइव आना पड़े, ऑफलाइन वीडियो डालनी पड़े, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ दिया मैंने। अभी माँ नहीं, अभी 15-20 दिन जो भी है मैं अपने जो भाई हैं उनके लिए मेहनत करूं, क्योंकि ये मेहनत 32 लाख पूर्व सैनिक 7.5 लाख माता बहनों के हक को दिलाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।